हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। तो कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर चर्चा करने वाला हैं एक एक करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन, मिस इंडिया 2024 विजेता कौन बनी है? आंसर का निकिता पोरवाल। क्या नाम है? निकिता पोरवाल। ठीक है, 16 अक्टूबर को ही रात को फेमिना मिस इंडिया उसका चुनाव हुआ, उसी में उन्होंने ये खिताब जीता है। मूलतः वो मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली है और अब मिस वर्ल्ड पेजेंट जो होने वाला है इंटरनेशनली, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, और वो एक्टिंग में, मॉडलिंग में काफ़ी वक्त से, हालांकि उन्होंने रामलीला में अलग अलग जगहों पर सीता का रोल निभाया है, कृष्ण लीला में राधा का रोल निभाया हुआ उन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए किसके नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है? आंसर का जस्टिस संजीव खन्ना। तो ये संभावित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं आगे, और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अभी चीफ जस्टिस यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने ही ये 51वें यानी 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्ति करने के लिए सरकार को यानी केंद्र सरकार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ठीक है, दरअसल मामला ये है कि डीवाई चंद्रचूड़ जो अभी मौजूदा सीजेआई हैं, वो 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो उससे पहले की प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत ये होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से यानी सीजेआई से उनके उत्तराधिकारी का नाम मांगा जाता है कि कौन हो सकते हैं। तो ये लेटर उन्होंने केंद्र सरकार को भेज दिया है। उसके बाद क्या होगा, उसका जो प्रक्रिया होगी, कानून मंत्रालय क्या करेगा, आगे प्रक्रिया की प्रोसेस आगे बढ़ाएगा, उसका फिर राष्ट्रपति के पास भेजेगा और राष्ट्रपति जो है ना फाइनली नियुक्ति करेंगी। ओके, तो जस्टिस संजीव खन्ना उनका जन्म हुआ था 1960 में और 1983 में उन्होंने दिल्ली बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में काम शुरू किया था। 2005 में उनको दिल्ली हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया था। फिर 2006 में वो अस्थाई जज बन गए थे और उसके बाद फिर 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उन्होंने काम शुरू कर दिया था। ठीक है, और इनके बताया जा रहे हैं कि इनके चाचा जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नासा ने किस ग्रह के चांद यूरोपा में जीवन की संभावना को तलाशने के लिए यूरोपा क्लीपर मिशन लॉन्च कर दिया है? आंसर का बृहस्पति। ठीक है, क्या है? बृहस्पति। ओके, तो ये लॉन्च किया गया है और ये देख रहे हैं आप कि द हिंदू बिजनेस लाइन में न्यूज़ आप ये देख रहे हैं। तो जुपिटर का जो मून है उस पर ये ढूंढा जा रहा है कि वहाँ जीवन हो सकता है क्या। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया स्पेस एक्स का जो फाल्कन रॉकेट है उसके ज़रिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। उद्देश्य ये कि पृथ्वी से परे महासागरीय दुनिया का अध्ययन किया जाए। महासागरीय दुनिया का अध्ययन का मतलब क्या हुआ, ये पता लगाना कि क्या जो बर्फ़ से ढका हुआ ना ये यूरोपा एक चांद है बृहस्पति का। एक बार मैप के ज़रिए भी या कहें एनिमेशन के ज़रिए आपको पूरी चीज़ों को दिखाना चाहते हैं। ये है बृहस्पति और उसी का एक चांद है यूरोपा। ठीक है, और ये बर्फ़ से पूरा ये ऊपरा जो ऊपरी आवरण है वो बर्फ़ से ढका हुआ है और ये संभावना है इस बर्फ़ के नीचे जो पानी है उसमें जीवन हो सकता है, ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का। ऐसी संभावना ये तलाशी जा रही है। तो देखिए ये इस तरीके से, ये तो बर्फ़ हो गया ऊपर लेयर पूरे, और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप कि पानी है। तो उस पानी में जीवन क्या हो सकता है इसकी तलाशने के का काम कौन कर रहा है? तो वो ये किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से वहाँ पर पूरा महासागर है, अंदर में महासागर है और उसकी पूरी की पूरी ये तलाश की जा रही है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है और 14 अक्टूबर को यूरोपा क्लीपर नाम से ये मिशन लॉन्च कर दिया गया। क्लीपर, यूरोपा क्लीपर नाम है। ये एक खास तरह का ये सैटेलाइट है, उसमें कई सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो ये सेंसर करेगा, देखेगा कि क्या उसमें यानी यूरोपा जो चंद्रमा है बृहस्पति का, उसमें जीवन है क्या या तलाशना है क्या। ओके, तो ये भी है कि मतलब आने वाले वक्त में क्या कोई ऐसी भी जगह है जहाँ पर रहा जा सकता है। तो ये सब चीज़ों की संभावनाएं तलाशी जा रही। तो देखिए बृहस्पति के पास 80 से ज़्यादा चंद्रमा है और इनमें से कुछ चंद्रमाओं पर बड़ी मात्रा में पानी है
और जब पानी है तो ये संभावना है कि वहाँ जीवन हो सकता है, एलियन लाइफ वहाँ पर हो सकती है, और इसी की तलाशने का काम जो है ना ये मिशन है जो ये तय करेगा। ठीक है, इसी पानी के अंदर में क्या जीवन है इसकी तलाश की जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे? आंसर होगा कजान। कजान शहर जो है ना रूस में है, वहीं पर यह आयोजन होने वाला है, और ब्रिक्स की अध्यक्षता इस वक्त रूस के पास है। तो इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ना वो 22-23 अक्टूबर को होने जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचने जा रहे हैं। तो ये जो आयोजन है वो कहाँ पर हो रहा है? रूस के कजान में। एक बार हम मैप के ज़रिए रूस में चलते हैं और कजान चलेंगे। ठीक है, प्यारा भारत है अपना, और भारत के उत्तरी हिस्से में आप देखेंगे चाइना के उस पार और कजाकिस्तान के पार, तो ये है रशिया, और यहीं पर इस जगह पर ये है कजान। कजान एक शहर है। ठीक है, तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस हिस्से लेने का फैसला किया है। तो ब्रिक्स जो है वो दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा शुरू किया गया था, और उसी का ये संक्षिप्त शब्द था इन तमाम देशों के। लेकिन अब इसके कई सारे सदस्य देश हो गए हैं, ये सब सदस्य देश हो गए हैं। ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये तो पहले से थे। इसके अलावा ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो ये सारे जो है ना वो इसके मेंबर कंट्री हो गए। तो टोटल अभी 9 हैं। देखिए इसमें सऊदी अरब भी शामिल हुआ था, बाद में उसने कहा कि नहीं नहीं हम शामिल नहीं है इसमें, ये बात हुई थी। तो ये मुख्य तौर पे अभी ये इतने सदस्य जो है ना वो हैं। कई जगह आपको मिलेगा पुराने अपडेट में कि सऊदी अरब भी है, लेकिन एक्चुअल में अभी वो मेंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 17 अक्टूबर को, और इस बार की थीम क्या है? थीम है सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के लिए मिलकर कार्य करना। तो ये है इस बार की थीम, और ये दिवस मुख्य तौर पर दुनिया भर में विकासशील देशों में जो गरीबी है और गरीबी उन्मूलन का जो कार्यक्रम है उसकी जागरूकता को लेकर ये मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है, और इसी दिवस से रिलेटेड एक काफ़ी महत्वपूर्ण ये सूचकांक आया है, इंडेक्स आया है, जो एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो सवाल ये है कि कितने दुनिया में कितने लोग गरीब हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से पीड़ित हैं, यानी बहुआयामी गरीब हैं। कौन, कितने लोग? तो 1.1 बिलियन लोग, यानी 110 करोड़ लोग दुनिया के ये जो है ना वो गरीबी में जी रहे हैं। तो ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम आप देख लीजिए, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI, हिंदी में कहेंगे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया है? तो इस रिपोर्ट को तैयार किया है 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक UNDP आप देख रहे हैं यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि यूनाइटेड नेशंस का ही हिस्सा है, और दूसरा है ऑक्सफोर्ड यानी OPHI यानी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI। तो इन दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट तैयार किया है। तो यहाँ सवाल होगा कि इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें हैं। इसमें ये है कि 110 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं, और इनमें से 40% जो हैं वो युद्ध, नाजुकता और कम अशांति वाले देशों में रह रहे हैं। ओके, तो ये है इम्पॉर्टेंट। बहुआयामी गरीबी क्या होता है? देखिए बहुत सारे देश या अधिकांश देश जो है ना वो गरीबी को धन की कमी के रूप में परिभाषित करते हैं, फिर भी गरीब लोग स्वयं गरीबी के अपने अनुभवों को व्यापक रूप से मानते हैं, मतलब कि बहुआयामी गरीबी। इसका एक सूचकांक होता है, यानी MPI कहते हैं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, और वो दुनिया भर में इसको माना जाता है। और ये मौद्रिक जो पहलू हैं यानी जो आर्थिक पहलू हैं उससे परे ये माना जाता है। ठीक है, तो भारत में इसे राष्ट्रीय MPI यानी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के तौर पर भी निकाला जाता है। दुनिया में ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी
इंडेक्स के तौर पे जाना जाता है। और इसको मापने के लिए इतने तरह के 3 तरह के मूल स्टैंडर्ड होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और उन 3 के अंडर में ये टोटल 12 संकेतक होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जो तय किए जाते हैं, जिसमें एक न्यूट्रिशन है यानी पोषण हो गया, दूसरा है बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृत्व स्वास्थ्य दर हो गया, मैटरनल हेल्थ, ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है, स्कूल अटेंडेंस कितना चल रहा है, रसोई गैस यानी कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति कितनी है, बैंक खाते की क्या स्थिति है। तो ये सब जो है ना वो देखा जाता है। और इनमें से 1/3 अगर संकेतक खराब हैं, इनमें से कोई 1/3, तो माना जाता है कि ये व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से जूझ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर ये जो ना क्रिएट किया है। ठीक है, और आपको बताऊं कि भारत सरकार ये कहती है कि हमने 24 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल लिया है, और वो इसी के आधार पर ये कहती है। लेकिन जो अभी यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई है वो आंखें खोलने वाली है। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, यूनाइटेड नेशंस की वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI 2024 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा 234 मिलियन यानी 23.4 करोड़ लोग गरीब हैं। किस देश की बात हो रही है यहाँ पर, किस देश की बात हो रही है? आंसर होगा इसका आंसर होगा भारत। भारत जो है ना वो दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब अगर कहीं बसते हैं तो भारत में बसते हैं, और ऐसा कहना है यूनाइटेड नेशंस का। इसके जो टॉप 5 जो देश है ना जो गरीबी वाले हैं, वो नंबर 1 पे भारत है, जहां 23.4 करोड़ लोग गरीब हैं, गरीबी यानी बहुआयामी गरीबी से नीचे हैं। फिर पाकिस्तान है, उसका इथियोपिया, नाइजीरिया और DRC कांगो। ओके, तो ये है जो टॉप 5 जहाँ पर सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी वाले लोग हैं। ठीक है, पिछली बार सरकार ने कहा था कि 25 करोड़ लोग जो है ना वो बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। लेकिन अभी जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है उसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बहुआयामी गरीबी के लोग हैं वो भारत में बसते हैं। कैसा लग रहा है बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ITU WTSA यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, तो उसका सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर होगा दिल्ली में। दिल्ली में ये आयोजन किया गया और वहीं पर इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, तो WTSA यानी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक समझ ली एजेंसी है, और उसका आयोजन किया जाता है टेली कम्युनिकेशन को दुनिया भर में एक रेगुलर स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, और हर 4 साल पर आयोजित किया जाता है। और भारत में पहली बार ये आयोजन किया गया है ITU WTSA का। ठीक है, एशिया प्रशांत में भी ये इस तरफ एशिया के इलाकों में ये पहली बार ये आयोजन किया गया। इसमें टेली कम्युनिकेशन, डिजिटल, इन सब क्षेत्रों के 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक जो उद्योग जगत है उसके दिग्गज लोग इसमें पार्टिसिपेट किया था वह यहाँ पर, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर शामिल हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है? आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, और थीम इस बार की थी भविष्य अभी है, यानी द फ्यूचर इज नाउ। तो ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भारत मंडपम जो दिल्ली में स्थित है वहीं पर ये आयोजन किया गया था। इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसमें देश और दुनिया की जो मोबाइल कंपनियां हैं उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और नई तकनीकों के बारे में चर्चाएं की थी कि कैसे भारत में मोबाइल क्रांति को और बेहतर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और किस देश ने एक दूसरे के 6 डिप्लोमेट्स को निष्कासित किया? आंसर होगा कनाडा। भारत और कनाडा ने ये किया है, एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निकाला। देखिए अभी जो भारत और कनाडा के रिश्ते हैं बहुत ही तनावपूर्ण चल रहे हैं। बात है 14 अक्टूबर को जब ये निष्कासित कर दिया गया भारत के द्वारा, और उधर कनाडा ने भी 6 डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया। दरअसल मामला ये है कि ट्रूडो सरकार ने, जो जस्टिन ट्रूडो हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर,
उन्होंने एक लेटर लिखा था और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था और उसमें ये कहा गया था कि जो भारत सरकार है वो जो है ना वो खालिस्तानी जो हरदीप सिंह निज्जर है उसकी हत्या को लेकर कार्रवाई कर रहा है और उसमें भारत जो है ना वो इन्वॉल्व है, भारत के डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व हैं। इस बात को लेकर भारत ने काफ़ी आपत्ति जताई और भारत ने कहा कि बिना सबूतों के ऐसे नहीं बोले। बाद में एक इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू नहीं कहिए, वहाँ कनाडा में संसदीय जो सुनवाई होती है उसमें इनको पेश होना था और उसमें इनसे पूछा गया कि आपके पास क्या सबूत है, कैसे आपने भारत को लेकर कहा। तो इन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं तो इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ये सारी बातें कही थी। और यहाँ तक कि इनकी सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेते हुए कह दिया था कि भारत सरकार उसका यूज़ करते हुए हिंसा फैला रही है कनाडा में। तो ये सब जो है ना काफ़ी आपत्तिजनक बात थी। भारत सरकार ने बिल्कुल इसका खंडन किया था और उसी वजह से जस्टिन ट्रूडो की जो हड़बड़ी थी, इसकी वजह से भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते हैं वो बहुत ही तनावपूर्ण पहुंच गए और भारत ने 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को निकाल दिया और उसके बाद फिर कनाडा ने भी यही कार्रवाई की थी। तो कनाडा मैप में भी देख लेते हैं, प्यारा भारत रहा अपना, और ये कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर है कनाडा, और ये देख रहे हैं कनाडा, ठीक है, यहीं पर पास में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर होगा नायब सिंह सैनी, ठीक है, नायब सिंह सैनी। तो 17 अक्टूबर को उन्होंने पंचकुला में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली दोबारा और राज्य के वो 19वें मुख्यमंत्री बने हैं वहाँ पर, ठीक है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन यानी IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 मिला? आंसर होगा एस सोमनाथ, जो इसरो के चीफ हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो चंद्रयान 3 में जो उन्होंने काम किया था, उसका जो नेतृत्व किया था, उसी वजह से ये अवार्ड, प्रेस्टिजियस अवार्ड इनको मिला है, ठीक है। स्पेस क्षेत्र में बड़े काम के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है, ठीक है। ये अवार्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और नासा जैसी जो बड़ी स्पेस एजेंसी है उनके वैज्ञानिकों को मिलता रहा है। एलन मस्क को भी मिला है स्पेस में योगदान करने के लिए, ठीक है। तो चंद्रयान 3 के लिए विशेष तौर पे सोमनाथ को ये अवार्ड मिला गया। इस चंद्रयान 3 को लॉन्च कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को, ओके। किस रॉकेट से? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से, LMV-3 से। लैंडिंग कब हुई थी? 23 अगस्त 2023 की शाम को। चांद पर कहाँ पर उतरा था? तो साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 17 अक्टूबर को, ठीक है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध स्वर्ग से धरती पर आए थे। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस जो है ना, भगवान बुद्ध की अभिधम्म की शिक्षा जो है उसके बारे में ये जागरूकता के लिए भी मनाया जाता है। अभिधम्म की शिक्षाएं थी चित्त यानी चेतना, चित्सिका यानी मानसिक कारक, रूप यानी भौतिकता, और निबंबना यानी अंतिम मुक्ति। तो ये जो उन्होंने दिया था वो, और भारत सरकार की ओर से ये दिवस बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बड़े कार्यक्रम के उद्घाटन भी किया था, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट ये दिवस है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी NSG का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 अक्टूबर को, ठीक है। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है NSG का स्थापना दिवस, राइजिंग डे कहिए, और इसकी स्थापना की गई थी 1984 के दौरान, ठीक है। अभी महानिदेशक कौन है? B श्रीनिवासन यानी ब्रिघु श्रीनिवासन, ये डायरेक्टर जनरल हैं अभी। अगला क्वेश्चन, किस संगठन के तत्कालीन चीफ याह्या सिनवर का इजराइल डिफेंस फोर्स ने मतलब उनको मार डाला? आंसर होगा हमास। हमास का ये चीफ था और इजराइल ने गजा में एक अभियान चलाया। उस दौरान ये जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था ना इजराइल पर, उसका बदला आखिरकार ले ही लिया। हमास चीफ था याह्या
सिनवार, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। देखिए, माना जा रहा है कि जो पिछले साल जो हमला हुआ था इजराइल पर, उसका नेतृत्वकर्ता सिनवार ही था। सिनवार को इस्माइल हानिया के मौत के बाद हमास का चीफ बनाया गया था। इससे पहले, सिनवार से पहले हमास का चीफ कौन था? इस्माइल हानिया, जिसको मार डाला था इजराइल ने ही, ठीक है, ईरान में मारा था, बम विस्फोट करके कुछ मार दिया था। तो अब ये माना जा रहा है कि जो हमास के साथ जो युद्ध है वो लगभग अब पूरा होने को है, अब ख़त्म होने को है, ठीक है। तो ये स्थिति है। हमास यानी ये तो रेड कलर में इजराइल देख रहे हैं, और ये गजा, यहीं पर मारा गया है सिनवार। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। और करंट अफेयर्स के आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान अवेलेबल है 1 ईयर का। आईएसपीसीएस का अलग है और बेसिक मेंबरशिप प्लान अलग है। उसमें रेलवे, टीचर, एसएससी, स्टेट एसएससी, इन सब के लेवल का। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आज का जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, देख लेना आप। ओके, बाय।